वेलकम टू माय चैनल हलचल तेज। और पिछला वीडियो में हमने एक एजेंट बना के देखा था जो कि हमारी क्वेरी को एनालाइज करके उस पे रिस्पॉन्स जनरेट करता था। और वो जो एजेंट था वो बेसिकली हमारे एग्जाम के क्वेश्चन को एज अ रिस्पॉन्स देता था। और वो एजेंट हम बनाए थे विद द हेल्प ऑफ एआई एजेंट और मॉडल। यही था हमारा वो एआई एजेंट जो हम पिछले वीडियो में एज अ प्रैक्टिस सेशन बनाए थे। आज के वीडियो में हम एक आज के वीडियो में हम लोग कोई एजेंट नहीं बनाएंगे, बल्कि आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो एन के नोड हैं उन पे आज डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम उतना बेसिक लेवल तक हमने प्रोजेक्ट कर लिया है। अब हमें कुछ एडवांस नोड जानने का ज़रूरत है जिसका हम लोग उपयोग आने वाले वीडियो में करेंगे। तो वो आगे यूज करने से पहले हम एक वीडियो बनाएंगे, जो कि ये वीडियो जो अभी हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे इसमें आपको एन में जितने सारे इंपॉर्टेंट नोड हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद उस नोड को आगे वाले प्रोजेक्ट में हम यूज करके प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो एन के नोड को डिस्कशन करने का वीडियो होगा। एन के बहुत सारे ऐसे नोड हैं जो कि हम अभी तक यूज नहीं किए हैं, तो उनको आज डिस्कस करेंगे। उनके बारे में जानेंगे कि आखिर वो नोड कहाँ यूज होते हैं और किस तरह इनको यूज किया जाता है, ताकि आने वाले वीडियो में हम उन सब नोड को यूज करके एडवांस लेवल तक प्रोजेक्ट बना सकें। तो आप अपने से भी प्रोजेक्ट ट्राई करिएगा बनाने का, क्योंकि लगभग बेसिक लेवल तक हम प्रोजेक्ट बना चुके हैं। अब हम लोग मीडियम लेवल पे जाएंगे प्रोजेक्ट को बनाने। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम एन के नोड को डिस्कशन करेंगे और आने वाले वीडियो में हम और बहुत सारा प्रोजेक्ट लाएंगे जो कि अलग अलग टाइप के नोड को यूज करके बनाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो सबसे पहले आपको देखना जरूरी है, ताकि आपको नोड के बारे में नॉलेज हो कि आखिर वो नोड यूज किस काम आता है, ताकि हम आने वाले वीडियो में उसको सिंपली यूज करें विदाउट एनी डिस्कसिंग ऑन दैट नोड। सो तो एक नया वर्कफ्लो बनाते हैं, उसी में हम नोड को डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसा पता होगा वर्कफ्लो बनाने के लिए हम लोग क्रिएट वर्कफ्लो बटन जो रेड कलर में आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया वर्कफ्लो बन जाता है। इसका पहले नाम चेंज करते हैं, नोट्स। सेव किए। अब हम लोग सीधा नोड की तरफ चलते हैं। तो ये प्लस जो आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा नोड इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जो नोड का यूज करते हैं, जिस नोड से हमारे टास्क जो हैं वो ऑटोमेट होते हैं, जो हमारे टास्क है वो स्टार्ट होते हैं, जो हमारे टास्क हैं वो ट्रिगर होते हैं, या सिंपली समझ सकते हैं कि जिस नोड के हेल्प से हम जो वर्कफ्लो बना रहे हैं वो वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होने का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो उन सभी नोड जो आते हैं वो अंडर द ट्रिगर नोड आते हैं। जिससे कि पहला स्टेप हमारे वर्कफ्लो में होगा, तो वो सब नोड ट्रिगर नोड कहलाते हैं। जैसा हमने बहुत सारा ट्रिगर नोड यूज भी किया है, लाइक ऑन चैट मैसेज, ऑन फॉर्म सबमिशन, और बहुत सारा नोड को इसमें देखेंगे और डिस्कशन करेंगे उस पे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रिगर नोड। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ट्रिगर नोड दिख जाएगा। अब ट्रिगर नोड काम क्या करता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो वर्कफ्लो को स्टार्ट करना होता है, वर्कफ्लो को ट्रिगर करना होता है, तो इन जो ट्रिगर नोड
हमने देखा, उनको इस्तेमाल करते हैं एज़ अ फर्स्ट नोड इन आवर वर्कफ़्लो, जहाँ से हमारा जो वर्कफ़्लो है, उसका एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो इसलिए ट्रिगर नोड इम्पोर्टेंट है, पहला चीज़ तो ये। उसके अंदर बहुत सारा नोड होते हैं और पिछले या पहले वाले वीडियो में हमने अब तक 5 वीडियो अपलोड किया है, तो उनमें हमने 2-3 ट्रिगर नोड देखे हैं लाइक फॉर्म सबमिशन और चैट मैसेज। और आज के वीडियो में हम इन सब नोड को, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोड है, जिनका इस्तेमाल हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नोड है, तो उनका डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, ये जो आपको नोट दिखा, व्हेन क्लिकिंग एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम वर्कफ्लो बना रहे हैं, तो उसमें हमको ये करना है कि जैसे ही हम इस पे क्लिक करें, मतलब ये जो बटन एग्जीक्यूट वर्कफ्लो दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करें तो ये वाला जो वर्कफ्लो है वो स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग जो नोड यूज करते हैं, वो ट्रिगर मैनुअली नोड यूज करते हैं, जिसपे कि हम क्लिक करके ही वर्कफ्लो को स्टार्ट करेंगे। इसमें ना कोई आपको चैट करना है, ना कोई आपको फॉर्म को सबमिट करना है। सिंपली आपको जो ये एग्जीक्यूट वर्कफ्लो दिख रहा है, इसको क्लिक करना है, उसके बाद आपका जो ये वर्कफ्लो है, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वर्कफ्लो के डिजाइन को, या इस वर्कफ्लो के प्रोसेस, इस तरह वर्कफ्लो को यूज करने के लिए जिस ट्रिगर नोड का यूज करते हैं, उसको यहाँ से आप फेच कर सकते हैं। जैसे इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से जो ट्रिगर नोड का यूज करते हैं, वो होता है ट्रिगर मैनुअली, जिस पे कि हम सिंपली क्लिक करके ही वर्कफ्लो को स्टार्ट कर देंगे। ना ही हमको कोई फॉर्म सबमिट करना है, ना ही कोई चैट मैसेज करना है, मतलब ना ही कोई कोई क्वेरी देके, कोई चैट मैसेज हम देके उसको वर्कफ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर आपको आपके वर्कफ्लो को मैनुअली, मतलब उसको क्लिक करके स्टार्ट करना है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रिगर मैनुअली को यूज करना है एज अ ट्रिगर नोड। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, वो हम आते हैं ऑन फॉर्म सबमिशन। अब ये भी एक टाइप का ट्रिगर नोड है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही हम चाहते हैं कि हम एक फॉर्म बनाएं, उसमें एक सबमिट बटन होता है। जैसे आपने बहुत सारे कॉन्टैक्ट फॉर्म देखे होंगे, बहुत सारे फीडबैक फॉर्म होते हैं, बहुत सारा सर्वे का फॉर्म होता है। तो उन सब पे एक क्लिकेबल बटन होता है, जिसको सबमिट और क्लिक ओके दिस टाइप ऑफ मैसेज उसमें डिस्प्ले होता है। तो उनको सबमिट करने के लिए वो बटन का यूज करते हैं। तो जैसे ही हम वो बटन को क्लिक करेंगे, तो आगे का जो प्रोसेस है, जो उस बटन के थ्रू लिंक है, जो उस बटन के क्लिक करने पे एग्जीक्यूट होगा, तो वो प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है उस बटन को क्लिक करने के बाद। अगर उस बटन को हम क्लिक नहीं करेंगे, तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए उसको हम लोग ट्रिगर नोड बोलते हैं। तो जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो हमारा डेटा जो फॉर्म में सपोज नेम है, तो नेम का हमको यूज है, तो नेम आगे जो जाएगा, वो सबमिट बटन क्लिक होने के बाद ही आगे वाले प्रोसेस पे जाएगा। अगर हम सबमिट बटन क्लिक नहीं करेंगे, तो फिर उस फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो डेटा आगे जाएगा ही नहीं, आगे प्रोसेस वर्क ही नहीं करेगा, या प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं होगा आगे। तो उसके लिए जो फॉर्म सबमिशन हम बनाते हैं, ताकि हम फॉर्म को सबमिट करने के बाद आगे का जो वर्कफ्लो है उसको स्टार्ट करें, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्म ट्रिगर नोड को यूज करते हैं। हम इसको यूज करके आपको दिखा देते हैं। लाइक फॉर्म का टाइटल क्या देना है, फीडबैक फॉर्म, डिस्क्रिप्शन, फील टू गिव फीडबैक। और अब हमें इस फॉर्म में कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हम कोई चाहते हैं कि इस फॉर्म में एक नेम का बॉक्स हो, एक रोल नंबर का बॉक्स हो, एक कोर्स का बॉक्स हो। तो इसके लिए इस जो बॉक्स है, जो लेबल है, उनको हम लोग एक एलिमेंट बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसको सिंपल रखते हैं, एक सिंपल सा एक नेम एलिमेंट इसमें ऐड करते हैं। तो फील्ड का नाम क्या होगा, तो नेम। और इसमें एलिमेंट टाइप में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा टाइप। जैसे अगर कोई नंबर उस
इनपुट बॉक्स में कोई नंबर, जैसे हम रोल नंबर देते हैं तो वो जनरली हमारा इन द फॉर्म ऑफ नंबर होता है, तो उसको नंबर सेट करेंगे उसके टाइप को। जनरली नेम हमारा टेक्स्ट फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, तो उसको हम लोग टेक्स्ट देंगे। अगर कोई क्लिकेबल जैसे रेडियो, जैसे जेंडर सेलेक्ट करना हो मेल और फीमेल, तो अगर रेडियो बटन का टाइप हो तो उसको रेडियो बटन देंगे। तो फिलहाल के लिए हम टेक्स्ट रखते हैं क्योंकि हम नेम ले रहे हैं, तो उसमें टेक्स्ट आता है जनरली। प्लेस होल्डर क्या होता है? जैसे कि आप एक इनपुट बॉक्स अगर कोई फॉर्म में देखेंगे, तो उसके अंदर एक आपको टेक्स्ट दिखता है, जिससे कि यूजर को पता चलता है कि आखिर इस टेक्स्ट में हमें फिल क्या करना है। लाइक हम एक बॉक्स देते हैं, उसमें हम अंदर में कुछ लिखा होता है, योर नेम, तो उससे यूजर को पता चलता है कि इस जो इनपुट बॉक्स हमें दिख रहा है उसमें हमको अपना नाम भरना है, हमको अपना नाम को फिल करना है। तो वो जो अंदर टेक्स्ट दिखता है उसको हम लोग जनरली प्लेस होल्डर कहते हैं। जो HTML CSS पढ़ के आए होंगे तो उनको जनरली ये सब चीज पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप सिंपल समझ लीजिए कि जो टेक्स्ट इनपुट जो है, इनपुट बॉक्स जो है उसके अंदर कोई आपको टेक्स्ट दिखता है, पहले आप फॉर्म पे जाइएगा तो उसके अंदर टेक्स्ट दिखता है, लाइक योर नेम, योर रोल नंबर या समथिंग कुछ और। तो वो जो अंदर का टेक्स्ट होता है उनको हम लोग उसको हम लोग प्लेस होल्डर बोलते हैं। आपको इस फॉर्म में हम दिखाएंगे, तो सबसे पहले प्लेस प्लेस होल्डर को फिल करते हैं, लाइक योर नेम। अब यहाँ पे एक आपको टॉगल बटन दिखेगा। इस बटन का यूज क्या है? तो जैसे ये ऊपर में लिखा हुआ है रिक्वायर्ड फील्ड, मतलब अगर आप इसको डिसेबल, अभी तो ये फिलहाल के लिए डिसेबल है, तो मतलब आप इसमें अगर नेम को फिल नहीं करेंगे, उसके बाद अगर फॉर्म को आप सबमिट करते हैं, तो ये फॉर्म आपको कोई एरर नहीं देगा, मतलब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा विदाउट योर नेम, विदाउट टेकिंग योर नेम। अगर हम इसको रिक्वायर्ड फील्ड को इनेबल करते हैं, तो अगर आप इसमें नेम जो फील्ड है उसमें अगर इनपुट में अगर कुछ नहीं देते हैं, तो ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। आपको नेम देना जरूरी है। नेम इज अ रिक्वायर्ड फील्ड इन दैट फॉर्म। तो उसके लिए हम लोग इस टॉगल बटन का यूज करते हैं। तो फिलहाल के लिए तो रिक्वायर्ड जो फील्ड है उसको डिसेबल ही रखते हैं। अब हम एक एलिमेंट बना दिए, आपको उसका एक्सप्लेनेशन कर दिए। अब हम लोग जाते हैं अपने इस फॉर्म को देखने की आखिर ये फॉर्म दिखता कैसा है और ये फॉर्म हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप देखेंगे बटन, इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म दिखेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे टाइटल में दिया था फीडबैक फॉर्म, डिस्क्रिप्शन में फील टू गिव फीडबैक, और आपको बताए थे कि जो एलिमेंट है वो ये एलिमेंट है जिसमें हम नेम दिए थे। और जो प्लेस होल्डर आपको बता रहे थे, तो ये जो इनपुट बॉक्स है उसके अंदर आपको दिख रहा होगा योर नेम, योर नेम यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हम लोग प्लेस होल्डर बोलते हैं। और ये ट्रिगर नोड इस प्रकार से है कि जैसे हम इस फॉर्म को फिल करेंगे, फिल करने के बाद जैसे ही हम इसमें सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद ये आपका फॉर्म सबमिट हुआ, और आगे वाले जो डेटा है उनको हम लोग कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक जैसे हम सबमिट किए फॉर्म को, तो आपको यहाँ पे नेम में आप जो इनपुट बॉक्स में फिल किए हैं वो आपको नेम में दिख जाएगा। तो ये जो नेम आया इसको हम लोग आगे किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि हम ये कोई डेटाबेस में इस नेम को स्टोर करें, फीडबैक को स्टोर करें, तो वो सब आप आगे प्रोसेस में कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, जब आप इस फॉर्म को सबमिट करिएगा तब। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिगर नोड। विदाउट क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन we cannot go to the next node, we cannot execute the workflow. So that is known as the trigger, and due to this the form submission fall under the trigger node, इसलिए इसको हम लोग ट्रिगर नोड बोलते हैं। तो ये हम फॉर्म देख लिए, इसको डिलीट करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे दो ट्रिगर नोड देखें। पहला तो था ट्रिगर मैनुअली, दूसरा हो गया हमारा फॉर्म सबमिशन। तीसरा एक जो इम्पोर्टेंट है ट्रिगर नोड, उसको देखते हैं।
ऑन अ शेड्यूल, इस पे क्लिक करते हैं। अब इस शेड्यूल ट्रिगर नोड का यूज क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो शेड्यूल ट्रिगर नोड जनरली यूज होता है तब जब हम चाहते हैं कि कोई प्रोसेस डिले होके यूज हो, या कोई प्रोसेस जो है वो इन्फिनाइट लूप में यूज हो बट उसमें कुछ डिले आए। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे हम अभी एग्जीक्यूट किए कोई वर्कफ्लो को, तो आगे 30 सेकंड के बाद ये फिर से वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हम लोग शेड्यूल ट्रिगर का यूज करते हैं, जिसमें कि हम लोग टाइम इंटरवल देते हैं कि कितने मिनट बाद, कितने आवर बाद, कितने डे बाद, कितने वीक बाद ये फिर वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हम लोग शेड्यूल ट्रिगर का यूज करते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारा ट्रिगर इंटरवल में ऑप्शन दिखेगा, लाइक सेकेंड, मिनट, आवर, वीक, मंथ, या कोई कस्टम आप चाहते हैं तो वो। तो जैसे हम सेकेंड देते हैं, सेकेंड के बाद आपको ये भी देना होता है कि कितने सेकेंड के बाद ये वर्कफ्लो अगेन एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे हम फिलहाल के लिए 30 दिए हुए हैं, तो इस वर्कफ्लो का अभी ये मतलब होगा, इस ट्रिगर नोड जो हम सेट किए उसका ये मतलब है कि जैसे अभी हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हुआ, इसके 30 सेकंड के बाद अगेन ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा। एंड these all things are done due to schedule trigger, because in this workflow we are using schedule trigger node. That is why it execute in infinite loop after every 30 second. तो ये शेड्यूल नोड का, जो शेड्यूल ट्रिगर नोड है उसका इस्तेमाल करके हम लोग वर्कफ्लो को इस तरह से इन्हांस कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट अनुसार वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और शेड्यूल ट्रिगर नोड के सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे फिलहाल के लिए सेकंड किए थे, अगर हम इसको चाहते हैं आवर, तो आपको देना पड़ेगा कि कितना आवर के बाद ये वर्कफ्लो फिर से एग्जीक्यूट होगा, किस मिनट पे होगा। मतलब हम चाहते हैं कि इस मिनट पे हो, तो जैसे 17 मिनट, 18 मिनट, इस मिनट पे हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग ट्रिगर एट मिनट में दे सकते हैं। तो ये इस्तेमाल हम लोग शेड्यूल ट्रिगर नोड का करते हैं। इसको भी समझ लिए। अब आते हैं अगले ट्रिगर नोड पे, जो कि है हमारा ऑन चैट मैसेज। इसको हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी बहुत सारे, 2-3 वीडियो में इसका हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको सिंपली ये बता देता हूँ कि जैसे हम चाहते हैं कि हम कोई क्वेरी दें, उसके बाद ये वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाए, वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग चैट मैसेज जो रिसीव होगा, हमको जो चैट मैसेज मिलेगा उसके बाद ही ट्रिगर नोड जो चैट वाला है उसको इस्तेमाल करेंगे और वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग चैट ट्रिगर नोड का यूज करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स दिखेगा, लाइक हाय। तो जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे, तो ये देखिए आपका जो वर्कफ्लो है वो एग्जीक्यूट हो गया, हमारा जो नोड है वो एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद हम जो जो ऐड करेंगे इसमें नोड, वो प्रोसेस करना, एग्जीक्यूशन अपना स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं चैट नोड का, ताकि जैसे ही हम क्वेरी दे तो उसके बाद ये वर्कफ्लो का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग चैट नोड का यूज करते हैं, जो ट्रिगर नोड के अंडर आता है। ट्रिगर नोड के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, लाइक ट्रिगर नोड का हमने देख लिया। अब हम लोग कुछ अगले नोड पे चलते हैं। ट्रिगर नोड तो हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं एआई एजेंट वाले नोड पे। अब इसके अंदर एक आपको इंपॉर्टेंट नोट देखना है, एआई एजेंट। ये नोड क्या करता है? तो ये नोड जनरली हमारा जो इनपुट हम देंगे, जो हम चाहते हैं, जैसे हम चैट को कनेक्ट किए एआई एजेंट के थ्रू, उसके बाद जो हम मैसेज देंगे, तो हम चाहते हैं कि ये जो एआई एजेंट है, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एआई एजेंट है वो चैट मॉडल का यूज करता है, मेमोरी का यूज करता है, टूल का यूज करता है। तो ये जो एआई एजेंट के पास हम मैसेज भेजें, तो ये एआई एजेंट जो मैसेज
इसको रिसीव हुआ, वो भेजेगा मॉडल के पास। जो मॉडल इसमें यूज़ करते हैं वो जनरली एलएलएम मॉडल होते हैं, जिसमें हम पिछले वाले वीडियो में गूगल जेमिनाई के मॉडल का यूज़ करके देखे थे। मेमोरी का भी यूज़ हमने किया था, जो कि n8n का एक सिंपल मेमोरी था। टूल का भी यूज़ किया था, जो कि गूगल शीट का था टूल, जिससे कि हम लोग डेटा को फिल करते थे एज़ अ क्वेरी लेकर, और उसको एआई एजेंट में भेजते थे। वहाँ से वो मॉडल को फेच करके, वहाँ से एनालाइज़ करके, रीज़निंग ब्रेन लगा के वो ये समझता था कि हमको किस टूल को एग्ज़ीक्यूट करना है, तो उससे वो एग्ज़ीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता था। तो इसके लिए हम लोग एआई एजेंट का यूज़ करते हैं, ताकि हम इसको मॉडल के पास भेजें, वहाँ से जो जनरेट हुआ उस पे रीजनिंग लगा के यूज़र को फिर रिस्पॉन्स दें, या जो यूज़र कहना चाहता है, जैसे गूगल शीट में फिल करना चाहता है डेटा को, तो वहाँ जाके फिल करें विद द हेल्प ऑफ टूल। तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग एआई एजेंट का यूज़ करते हैं। अगर आपको ज़्यादा इस एआई एजेंट के बारे में जानना है, तो आप पिछले वीडियो में जाइए, वहाँ आपको फुल एक प्रोजेक्ट मिलेगा एआई एजेंट का यूज़ करके। हमने एआई एजेंट का यूज़ करके पिछले वीडियो में प्रोजेक्ट बनाया है, तो वहाँ आप लोग जाके देखिए, आप लोग को वहाँ से और अच्छे से समझ में आएगा, और एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में आपको मिलेगा। फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं। अब हम लोग एक ट्रिगर नोट लेते हैं, फॉर्म सबमिशन। इसके बाद के जो नोट्स हैं, उनको देखते हैं। अब हम लोग आते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नोट पे। उससे पहले हम लोग फ्लो नोट को देखते हैं। फ्लो नोट पे आते हैं। फ्लो फ्लो के अंदर बहुत सारे आपको नोट दिखेंगे। ये जनरली होते हैं हमें कंडीशन लगाने के लिए। जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जिसमें कि कुछ कंडीशन, अगर ये कंडीशन मैच हो तो आगे ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, ये वाला कोड चले। ये कंडीशन अगर मैच नहीं होता है तो ये कोड चले, जैसे इफ एल्स टाइप कंडीशन। अगर ये मैच होता है तो आगे वाले ये प्रोसेस चलेंगे, अगर ये मैच नहीं होता है तो फिर आगे वाले ये प्रोसेस चलेंगे। तो वो जो नोड आते हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग फ्लो जो नोड दिख रहा है उनके अंदर ये सब नोड आते हैं। जैसा कि आपको एक इम्पोर्टेंट ये नोड है जो इफ नोड है। इफ नोड क्या कहता है, जैसे कि जो हम फॉर्म्स, सपोज हम एक फॉर्म बनाते हैं, उसमें नेम देते हैं। जो नेम फील्ड है, अगर वो श्याम कंटेन करता है, मतलब नेम के अंदर जो टेक्स्ट है अगर वो इक्वल टू श्याम है, तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अगर श्याम नहीं है तो डिफरेंट वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। जैसे इस वैल्यू में हम देते हैं नेम, मतलब फॉर्म में फॉर्म एक बनाए, जैसे हमने पहले फॉर्म बना के देखा था। तो फॉर्म बनाए, उसमें हम नेम को एज अ श्याम फिल करें। फिल करने के बाद अगर वो, यहाँ पे हम जो नेम आएगा हमारा, यहाँ पे एक नेम पोर्शन दिखेगा, आगे हम एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देंगे। यहाँ पे नेम अगर श्याम हमारा आता है, जो वैल्यू हम देंगे इक्वल टू श्याम हो, अगर अगर इक्वल टू श्याम हो, तो फिर हम चाहते हैं कि गूगल शीट में ये डेटा को अपेंड करें। अगर श्याम नहीं है तो फिर ये गूगल शीट में अपेंड नहीं होगा। उस कंडीशन को लगाने के लिए हम लोग इफ का यूज करते हैं, ताकि हम लोग कंडीशन लगा सकें कि अगर नेम जो है हमारा ये आता है, मतलब नेम जो मैच करता है, जो हम चाहते हैं कंडीशन लगाना, जिस सिचुएशन में हम गूगल शीट में अपेंड करना चाहते हैं, कि अगर ये कंडीशन मैच हो तो गूगल शीट में डेटा रो अपेंड हो जाए, तब इस नोड का यूज करते हैं, इस कंडीशनल नोड का यूज करते हैं, ताकि हम अपने कंडीशन को लगा सकें। क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट हम आगे देखने वाले हैं जिसमें कि इस नोड का यूज करेंगे, ताकि हम अपने वर्कफ्लो पे कंडीशन लगा सकें, अपने वर्कफ्लो को इस तरह से बनाएं कि कंडीशनल टाइप बनाएं, जिसमें कि अगर ये कंडीशन को मैच करता है तो आगे ये
प्रोसेस होगा या आगे का सारे जो नोड होंगे वो ये सारे नोड चलेंगे। अगर मैच नहीं करता है तो फिर दूसरा एक पाथ होगा, उस पे ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जनरली पाथ को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। मतलब ये आप लोग मतलब समझ गए होंगे कि जैसे अगर कंडीशन जो ये कंडीशन पहला जो कंडीशन है कि नेम अगर श्याम हो तो ये अपेंड करेगा, मतलब गूगल शीट में डेटा को फिल करेगा। अगर नहीं होगा तो फिर गूगल शीट में डेटा को फिल नहीं करेगा। इस तरह से कंडीशन लगाने के लिए हम लोग इफ नोट का यूज करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे फॉर्म में हम आपको नेम फिल करके दिखा ही देते हैं। कंडीशनल नोट्स, कंडीशन, इसमें एक एलिमेंट हम लोग ऐड करते हैं, नेम, टेक्स्ट हुआ योर नेम, ये हुआ। और फिलहाल के लिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। श्याम, इसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया। और यहाँ पे अगर जो इफ नोड है उसको डबल क्लिक करने के बाद जैसा कि हम चाहते हैं कि जो ये नेम आया है हमारे फॉर्म से, तो आप इस पे जाइएगा तो आपको कर्सर को, आप अगर इस नेम को सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा, 3 इनपुट आपको दिखेगा जिसमें नेम होगा जो कि हम फॉर्म में सबमिट किए थे, फॉर्म में फिल किए थे। वो नेम को आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ इस जगह पे आपको ड्रॉप कर देना है। यहाँ से आप लाके नेम को ड्रैग करिएगा। ड्रैग करने के बाद ये जो आपको फर्स्ट इनपुट दिख रहा है यहाँ पे आपको ड्रॉप करना होगा। और ये जो हम सबमिट किए उस टाइम पे बता रहा है, हमने फॉर्म मोड क्या रखा वो बता रहा है। तो हमें बस अभी सिंपली नेम से ही मतलब है। और अगर नेम हम बता रहे हैं कि अगर नेम जो है वो श्याम के इक्वल है तो ये जो रिस्पॉन्स देगा वो ट्रू रिस्पॉन्स देगा। जैसे हम एग्जीक्यूट आपको करके दिखाते हैं। लाइक नेम में हम SHYAM श्याम दिए। श्याम देने के बाद सबमिट किए। सबमिट करने के बाद आप ये देखिएगा, सबमिट करने के बाद आपको ये दिखेगा कि जैसे जो हमारा कंडीशन है वो सक्सेसफुली मैच हुआ है। जो हम नेम दिए थे वो श्याम ही था। तो श्याम जो था नेम, तो वो एग्जीक्यूट हुआ, उस पे रिजल्ट ट्रू आया क्योंकि दोनों कंडीशन हमारा मैच हो गया। कंडीशन जो था हमारा नेम जो था वो श्याम के इक्वल हमने कंडीशन दिया था तो वो मैच हो गया। तो मैच होने के बाद आप लोग यहाँ पे जो ट्रू है इस पे आप लोग ग्रीन कलर देखेंगे, मतलब जो ट्रू है वो एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया एज अ ट्रू रिस्पॉन्स दिया। अगर यही हम जो नेम है इसमें हम कुछ और भर दे, लाइक राहुल अगर दे दें, तो आप लोग गौर करिएगा पिछला वाला कंडीशन जो हम दिए थे उसमें मतलब मैच करना था, श्याम था, उसमें हमने इनपुट भी श्याम दिया था एज अ नेम। तो वो जो हमारा था वो ट्रू रिस्पॉन्स दिया था। ट्रू जो रिस्पॉन्स था उस पे हमारा ग्रीन कलर आ गया था। अब यहाँ पे राहुल दे रहे हैं तो राहुल जब देंगे तो ये तो कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो आप लोग इसमें चेंजेस देखिएगा कि चेंजेस क्या हो रहा है। जैसे ही हमने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद हमारा जो वर्कफ्लो है वो एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि इस बार फॉल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ है। मतलब फॉल्स वाला जो सिचुएशन था, जो फॉल्स वाला कंडीशन था वो इस बार एग्जीक्यूट हुआ। मतलब हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो ये रिस्पॉन्स फॉल्स देगा। अगर हमारे कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये एज अ रिस्पॉन्स हमें ट्रू देगा। तो जनरली इस कंडीशन में हम लोग अपने इफ नोट का यूज करते हैं ताकि हम अपने वर्कफ्लो में हम
अपने वर्कफ्लो में कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूशन को प्रोसेस करें, एग्जीक्यूशन को क्रिएट करें। तो फिलहाल के लिए ये हमारा यूज केस हुआ इफ नोड का। इसको हटाते हैं। अब आगे जो नोड देखेंगे वो इफ नोड को हमने देख लिया कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करने के लिए। एक और नोड होता है जो होता है स्विच नोड। स्विच नोड भी इफ वाला ही काम करता है, मतलब ये भी कंडीशन पे ही एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इसमें क्या है कि हम मल्टीपल कंडीशन पे एग्जीक्यूशन कर सकते थे। जैसे इफ वाला में हम देखते थे सिर्फ हमको दो रिस्पॉन्स मिलता था, एज अ ट्रू एज अ फॉल्स। मतलब कंडीशन अगर सक्सेसफुली ट्रू होता है, मतलब कंडीशन जो हम दिए थे उससे हमारा वर्कफ्लो के प्रोसेस मैच हो जाते हैं, तो फिर आगे वाले जो ट्रू वाले वर्कफ्लो कनेक्ट करेंगे, वो रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे, उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा। और अगर कंडीशन मैच नहीं होता है तो फॉल्स वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, फॉल्स वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। इस स्विच नोड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें एक से ज्यादा मल्टीपल कंडीशन का यूज करना हो। जैसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देखा होगा इफ एल्स स्विच। तो स्विच में होता था क्या था कि जैसे हम मल्टीपल कंडीशन देते थे और उस हिसाब से हमारा जो कोड था वो रन करता था। इफ एल्स में क्या था, इफ में कंडीशन दिए, अगर वो मैच नहीं होता तो सीधे एल्स पे, मतलब नो एनी मल्टीपल कंडीशंस आर गिवन ऑन द if else. We give one condition on if, and if it give true means if condition matches to our input, then it execute the process or it execute the block of if. Otherwise the code inside else are executed. मतलब if के अंदर जो हम कोड लिखते थे अगर कंडीशन मैच होता है मतलब ट्रू देता है if, तो if के अंदर वाले जो कोड है वो रन करेंगे, if के अंदर वाले जो कोड है वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन मैच नहीं होता है तो जो एल्स वाले में हम कोड देते थे, एल्स पोर्शन में जो कोड देते थे, जो एल्स ब्लॉक के अंदर कोड को लिखते थे, वो कोड एग्जीक्यूट होता था। तो वो जनरली था इफ वाला नोड, सेम प्रोसेस करता था। और स्विच में क्या होता था कि हम मल्टीपल केसेस देते थे। अगर आपको याद होगा, अगर आप प्रोग्रामिंग का यूज किए होंगे, तो जो स्विच के अंदर हम लोग मल्टीपल केस देते थे, वो केस एज अ कंडीशन इस्तेमाल होता था। और उस कंडीशन को इस्तेमाल करके वो रिस्पॉन्स देता था कि वो जो केस हम दिए उससे मैच अगर करता था तो उस केस के अंदर वाले कोड को एग्जीक्यूट करके जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाता था। तो इस जो स्विच नोड का है वो सेम इस्तेमाल है, मल्टीपल कंडीशन को हम लोग देते थे और मल्टीपल कंडीशन को दे करके वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्विच और इफ में डिफरेंसेस यही है कि इफ में हम जनरली दो ही कंडीशन दे सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्स जनरेट होता है आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू होगा तो ट्रू वाला पोर्शन चलेगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला। स्विच में क्या है कि हम मल्टीपल कंडीशन पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे हम फॉर्म में नेम अगर श्याम है तो ये करें, नेम अगर राहुल है तो ये करें, नेम अगर राज है तो ये करें। तो इस तरह से हम लोग स्विच का यूज करते हैं। आपको यूज करके दिखा देते हैं। लाइक वैल्यू वन में नेम देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली वही प्रोसेस करना है। अगर ये इक्वल होगा श्याम के, तो ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, तो इसको प्रोसेस करेंगे। नया राउटिंग रूल ऐड करते हैं। लाइक अगर नेम अगर राहुल हो तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और एक ऐड करते हैं ताकि आपको तीन दिखा दें। अगर नेम राज हो तो ये
एग्जीक्यूट होगा। सेव करते हैं और वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करते हैं। करने के बाद हम इस पे राज एज अ नेम देके सबमिट करते हैं फॉर्म को। सबमिट करने के बाद आप ये देखेंगे, सबमिट करने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे हम फॉर्म में सबमिट किए, हम इनपुट में राज दिए थे, तो जो ये दूसरा वाला जो कंडीशन है, कंडीशन जनरली हम 3 दिए थे, जिसमें 0 वाला कंडीशन है, फर्स्ट वाला कंडीशन है, सेकंड वाला कंडीशन है। फर्स्ट वाले कंडीशन में हम दिए थे अगर नाम श्याम हो तो फर्स्ट वाला चलेगा, मतलब 0 वाला। अगर नाम राहुल हो तो ये फर्स्ट वाला चलेगा, अगर नाम राज हो तो ये सेकंड वाला चलेगा। तो हम जनरली 3 कंडीशन का यूज़ किए थे और अभी हम फॉर्म के अंदर नाम के रूप में राज दिए थे, तो इसलिए ये दूसरा वाला कंडीशन चला, जिसमें कि हम कंडीशन को एज अ राज मैच करवाए थे। तो इस केस में हम लोग स्विच का यूज करके मल्टीपल कंडीशन को रन करा सकते हैं। जैसे कि हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं, उस कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो फीडबैक है, जनरली फीडबैक 2-3 प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लीमेंट होगा, कोई कंप्लेन होगा, कोई नया फीचर ऐड करने का फीडबैक कोई यूजर दे रहा हो, तो उसको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लाइक कंप्लेन, कॉम्प्लीमेंट, न्यू फीचर्स एडिशन। तो अगर कंप्लेन मतलब यहाँ पे एआई एजेंट का यूज पड़ेगा, जिसको हम लोग आगे वाले वीडियो में इस प्रोजेक्ट को आपको करके दिखा देंगे। अगर एआई एजेंट बोलता है कि अगर ये कंप्लेन वाला में जाएगा, तो पहला वाला कंडीशन मैच करेंगे, जिसमें कंप्लेन होगा तो कंप्लेन पे कुछ अलग प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो कुछ अलग प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अगर न्यू फीचर्स एडिशन का कोई क्वेरी या फीडबैक हो, तो फिर उसके लिए कोई अलग एग्जीक्यूट करेंगे हम प्रोसेस। तो इस वे में हम लोग मल्टीपल कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इफ वाला में हम देखते थे कि सिर्फ 2 ही कंडीशन आता था, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होगा तो पहला कंडीशन चलेगा, फॉल्स होगा तो दूसरा चलेगा। इसमें क्या है कि हम मल्टीपल कंडीशन पे वर्क कर सकते हैं, जो कि हमारे वर्कफ्लो को और इंटेलिजेंट और गुड लुकिंग बनाएगा, जिसपे कि हम मल्टीपल कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं बाय मैचिंग द डिफरेंट कंडीशन। तो ये हमने स्विच को देख लिया। अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं। आगे हम कुछ और नोड देखते हैं। लाइक एआई एजेंट में हमें 3 ऑप्शन दिख रहा था। 3 ऑप्शन दिख रहा था एआई एजेंट में। एक चैट मॉडल, ये चैट मॉडल है, इसमें हम लोग जनरली एलएलएम मॉडल को कनेक्ट करते हैं ताकि उससे रिस्पॉन्स हम लोग जनरेट कर सकें। इसमें हम लोग जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने गूगल जेमिनाई के मॉडल का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो इसमें बहुत सारा आप लोग चैट मॉडल यूज कर सकते हैं, जैसे डीपसीक का, गूगल जेमिनाई का, ग्रॉक का, ओलामा का, ओपन राउटर का। तो ये मॉडल तो हमने पहले वाले वीडियो में अच्छे से देखा है, तो इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी। मेमोरी जनरली यूज होता है जब हम अपने क्वेरी को या अपने क्वेश्चन को एजेंट को देते हैं, मॉडल को देते हैं, तो मॉडल हमारे जो पिछले वाले मैसेज हैं, जो हम पिछले चैट किए हुए हैं, उनको मॉडल कैसे याद रखेगा। तो उसके लिए हम लोग मेमोरी का यूज करते हैं, ताकि जो मॉडल है वो ये भी देख सके कि हमने पहले वाले कॉन्टेक्स्ट में क्या यूजर से बात किया है, कौन सा मैसेज है। तो वो सब मैसेज को याद रखने के लिए जो हमारा मॉडल है, जो एजेंट है, वो मेमोरी का यूज करता है। और हमने सिंपल मेमोरी का यूज करके देख लिया है। बहुत सारा अलग मेमोरी भी होता है, लाइक मोंगोडीबी का मेमोरी, पोस्टग्रे का। तो मेमोरी का यूज हम लोग एजेंट को इस रूप में देते हैं ताकि वो हमारे प्रीवियस मैसेजेस को याद कर सके
प्रीवियस मैसेज को एनालाइज करके आगे का रिस्पॉन्स को जनरेट करें। टूल देखते हैं, तो टूल में बहुत सारा हम एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे गूगल शीट का हुआ, ईमेल का हुआ। ईमेल हम लोग ऐड करके ईमेल सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम को ऐड कर सकते हैं, कोई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं और बहुत सारा टूल्स यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जैसे गूगल शीट का टूल यूज करके देखा था। गूगल शीट का यूज करके देखा था, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करके आप कनेक्ट कर लेंगे, तो हमारा जो टूल है वो कनेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप नोड को टूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ अलग नोड आगे का देखते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने दो नोड देखा जो कि इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। एक और नोड होता है, जैसे हम एन प्लेटफॉर्म को जनरली बोलते हैं कि ये एन जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो जनरली नो कोड प्लेटफॉर्म है, मतलब इसमें कोई हमको कोडिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर हमें कभी थोड़ा बहुत कोडिंग का इस्तेमाल करना पड़े, तो उसके लिए एक इसमें कोड नोड भी हमें अवेलेबल कराया गया है, जिसमें कि जनरली पाइथन और जावा स्क्रिप्ट का कोड को यूज करते हैं। तो जैसे कि हम चाहते हैं पाइथन का कोड को यूज करना, तो ये हम कोड नोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमको कभी कोड का ज़रूरत हो, तो उसके लिए आपको इसमें कोड नोड का अवेलेबिलिटी दिया गया है, जिसमें कि हम यहाँ पे कोड लिखते हैं और इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोड हमें जानना था। और कुछ नोड हैं, जैसे डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ नोड दिखेंगे, लाइक स्प्लिट आउट। ये नोड क्या करता है कि जैसे हम ईमेल को कनेक्ट किए, तो हमारे ईमेल में हमें बहुत सारा ईमेल दिखेगा। ईमेल दिखने के बाद हम चाहते हैं कि हर एक ईमेल को ये स्प्लिट करे। जैसे हमें 100 ईमेल मिला, ईमेल जब हम टूल को कनेक्ट किए तो हमको 100 मेल मिला। 100 मेल मिलने के बाद हम चाहते हैं कि हर एक मेल को वो एक अलग अलग पैरामीटर के अनुसार वो इसको स्प्लिट करे, और स्प्लिट करने के बाद एक अलग फील्ड में उसको सेट करके एज अ रिस्पॉन्स हमें दे। तो इसका जनरली यूज करते हैं एक इनपुट से मल्टीपल पैरामीटर के हिसाब से, या कोई डेटा के हिसाब से। मतलब एक हमें इनपुट मिलेगा, उसको ये स्प्लिट करके हमें डिफरेंट आउटपुट में जनरेट करके देगा। तो उसके लिए स्प्लिट आउट का यूज करते हैं। मतलब इनपुट हम एक दिए, लाइक हमने एक हमने इनपुट में बहुत सारा स्किल दिया, लाइक किसी के पास बैकएंड का स्किल हो, फ्रंट एंड का स्किल हो। तो इनपुट में हमने एक ही इनपुट में ये सारे स्किल को दिए। इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद ये जो हमारा अलग अलग स्किल है उसको स्प्लिट करके और अलग अलग स्किल में ये आपको जनरेट करके देगा। तो एक इनपुट इसने लिया, उसको अपने नोड का इस्तेमाल, मतलब स्प्लिट आउट का इस्तेमाल करके मल्टीपल आउटपुट में ब्रोक करके हमें रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो उसके लिए स्प्लिट आउट का इस्तेमाल करेंगे। आगे इसका इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ है और इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा एक इनपुट लेके मल्टीपल आउटपुट को स्प्लिट करना। इसमें एक और होता है एग्रीगेट, कंबाइन अ फील्ड फ्रॉम मेनी इनपुट इनटू अ लिस्ट इन अ सिंगल आइटम। एग्रीगेट क्या करता है, जैसे कि हम बहुत सारा इनपुट इसको देते हैं, लाइक हम इनपुट में अलग अलग स्किल को देते हैं।
हमारे पास 5 इनपुट है। पाँचों इनपुट में हमने अलग-अलग जैसे फ्रंट एंड, बैक एंड, एजेंट डेवलपर और अदर थिंग्स को हमने एज़ अ स्किल दिया और हम चाहते हैं कि उसको एक कंबाइन करके एक सिंगल वेरिएबल के अंदर वो सारे जो इनपुट हमने दिए उसको कंबाइन करें। तो उसके लिए हम लोग एग्रीगेट का यूज़ करते हैं। लाइक आप इसका सिंबल भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये मल्टीपल इनपुट ले रहा है और उसको सिंगल आउटपुट में जनरेट कर रहा है। तो इस नोड का इस्तेमाल करके हम लोग मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं और उसको एज अ सिंगल आउटपुट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग आगे वाले वीडियो में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर इसका यूज कहाँ है। और भी बहुत सारे नोड हैं। तो जितने इम्पोर्टेंट नोड थे उनको तो हमने अच्छे से इस्तेमाल करके देख लिया है। और भी बहुत सारे नोड इसमें हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट नोड थे उसको अभी तक हम लोग डिस्कशन कर लिए। और एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट नोड भी होता है। इसका इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमें कोई यूआरएल से कोई डेटा को फेच करके लाना हो, यूआरएल पर कोई डेटा को सेंड करना हो। तो उसके लिए हम लोग इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट का यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का यूज करके इस रिक्वेस्ट को सर्वर पे सेंड करते हैं, वहां से डेटा को फेच करते हैं, वहां पर डेटा को सेंड करके रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो जैसे इसमें बहुत सारा मेथड होता है। लाइक पहला है गेट मेथड। गेट से क्या करते हैं कि कोई भी यूआरएल पे हम लोग रिक्वेस्ट जनरेट करके वहां से डेटा को फेच करके लाते हैं। तो उस कंडीशन में जनरली हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है पोस्ट। पोस्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें डेटा को ट्रांसफर करना हो, मतलब हम चाहते हैं कि फॉर्म से डेटा को डेटाबेस में ट्रांसफर करें तो वहां से फॉर्म के डेटा को फेच करेंगे और पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू डेटाबेस के सर्वर पे उस डेटा को एज अ रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। उसके बाद वो डेटाबेस पे स्टोर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर बहुत सारा, मतलब पोस्ट जो प्रोसेस है एक डेटा को सर्वर पे भेजना, उसके अंदर मल्टीपल थ्योरी है। तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि गेट का इस्तेमाल हम लोग डेटा को फेच करने के लिए करते हैं। पोस्ट का इस्तेमाल जनरली डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब डेटा को डेटाबेस तक पहुंचाने के लिए करते हैं। डिलीट का इस्तेमाल डेटाबेस से कोई डेटा को डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम लोग एचटीटीपी रिक्वेस्ट नोड का इस्तेमाल करके कोई एक्सटर्नल यूआरएल को रिक्वेस्ट करेंगे, वहां से रिस्पॉन्स जनरेट करके ला सकते हैं। और कुछ नोड हैं लाइक वेब हुक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोड है जिसका कि इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। और आने वाले प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल आपको फुली एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें कि वेब हुक का इस्तेमाल करेंगे। और इसका यूज़ बहुत होता है। इसका यूज़ जनरली हम लोग करते हैं अपने एनिटेन प्रोजेक्ट को किसी अदर प्लेटफॉर्म पे कंबाइन करने के लिए, अलग प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने के लिए। जैसे कि पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो हम पिछले वाले वीडियो में जो प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि इसको हम लोग वेबसाइट पे इंटीग्रेट करेंगे। तो वेबसाइट पे जो इंटीग्रेट करेंगे उस टाइम हमें जिस नोड का यूज पड़ेगा, जिस नोड का यूज करके हम लोग उसको सिंपली वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो नोड जनरली यही नोड वेबहुक नोड है जिसका कि हम लोग इस्तेमाल करके अपने जो एनेटेन प्रोजेक्ट होते हैं, जो एआई एजेंट हम क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग एक्सटर्नल किसी एप्लीकेशन, किसी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर पाएंगे ये वेबहुक के नोड के यूज से। तो सिंपली फिलहाल के लिए आप लोग को यही समझना है कि वेबहुक का हम लोग इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें
अपने N10 प्रोजेक्ट अपने N10 AI एजेंट को एक्सटर्नल किसी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है या एक्सटर्नल किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको यूज करना है, तो आपको उस टाइम वेबहुक का इस्तेमाल पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये सब हम लोग उसी प्रोजेक्ट में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको ओवरव्यू दे दिए कि हम लोग अगर वेबसाइट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो वेबहुक का इस्तेमाल करके हम लोग अपने N10 प्रोजेक्ट को किसी एक्सटर्नल वेबसाइट, किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके यूज कर लेंगे। तो वेबहुक भी हमने देख लिया और इस वीडियो में हमने बहुत सारा इम्पोर्टेंट नोट को देख चुके हैं। और भी आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारा आपको नोट दिखेगा, लाइक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल, मार्कडाउन, सॉर्ट, कन्वर्ट टू फाइल, कंप्रेशन, ये सब नोड है जो कि डेटा को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो फ़िल्टर नोड है, इसका जनरली हम लोग बहुत सारा जो सपोज़ हमें बहुत सारा डेटा मिला, उस डेटा में से हमें कुछ डेटा को फ़िल्टर इस प्रकार से करना है कि उनका जो जेंडर है वो मेल हो। मतलब जेंडर वाले जो सेक्शन है, उसमें हमें सिर्फ़ वो डेटा को फ़िल्टर आउट करके लाना है जिस डेटा में एज़ अ जेंडर मेल इनपुट दिया गया हो। तो उस टाइम पे हम ये जो फ़िल्टर नोड है उसका इस्तेमाल करते हैं। लिमिट का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमें कोई लिमिट अमाउंट में डेटा चाहिए। जैसे हमारे डेटाबेस में 100 मेंबर्स का डेटा है, हमारे कंपनी के 100 मेंबर्स का डेटा है। हम चाहते हैं कि जो डेटा है वो फ़िल्टर होके सिर्फ़ जो मेल है, जेंडर में जिनका मेल है, उनका डेटा हमारे पास आए, तो उस टाइम हम लोग फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो मेल है उनमें सिर्फ 10 ही मेल का है। तो जो फर्स्ट हमारे 10 मेल जो डेटा के अंदर मेल होंगे, उसमें जो फर्स्ट 10 डेटा हमें मिलेगा, वो हम लिमिट नोड के अनुसार से लिमिट नोड का यूज़ करके ऐसे कंडीशन लगा सकते हैं, जिसमें डेटा हमें सिर्फ लिमिट नंबर में चाहिए। जैसे पूरे डेटाबेस से हम डेटा को फेच किए, हमें सिर्फ 10 डेटाबेस चाहिए, 10 डेटा चाहिए। सॉरी, डेटाबेस नहीं, सिर्फ 10 डेटा चाहिए। मतलब एक डेटाबेस के अंदर 100 लोगों का डाटा है, उस डाटा में से हमें सिर्फ 10 डाटा चाहिए। मतलब 10 डेटा का हमको इस्तेमाल बस करना है, तो उस टाइम हम लिमिट नोड का यूज करके सिर्फ 10 ही डेटा को फेच कर सकते हैं। और एक अच्छा नोड है वेट। ये जो वेट है, ये जो नोड है हमारा इस वीडियो सेशन का लास्ट नोड होगा। वेट नोट का यूज तब हम लोग करेंगे जब हमें अपने वर्कफ्लो में कुछ सेकंड, कुछ मिनट या कुछ आवर का मतलब वेट लगाना, मतलब डिले लगाना होगा। जनरली हम सेकंड में डिले लगाते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि एआई एजेंट है जो हमारे गूगल शीट से डेटा को फेच करेगा। फेच करने के बाद उस पे एनालाइज करने का, एनालाइज करने के बाद फिर से ये रिस्पॉन्स हमें देगा कि कौन सा जो फीडबैक है वो हमारे कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, और उन फीडबैक को जल्द से जल्द रिस्पॉन्स देना जरूरी है ताकि कंपनी का इमेज और रेपुटेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कंपनी के सेल पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कंपनी के कस्टमर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो हम गूगल जो सीट है उनसे डेटा को फेच करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉडल, विद द हेल्प ऑफ टूल, गूगल सीट का टूल। और उसके बाद से उस पे एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हमें उन सब जो मेल है, जो फीडबैक है, जो मैसेज है, उन सब मैसेज को एज अ कैटेगराइज करके देगा कि इनको इनको आपको मेल करना जरूरी है, आपको सॉल्व इनके प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना जरूरी है ताकि आप कंपनी का सेल जो है उस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उस पे कंपनी का इमेज पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उस कंडीशन में हम लोग वेट का यूज करेंगे। सिंपली वेट का उस तरह से यूज करेंगे कि
करने के बाद वो 5 सेकंड का वेट ले, ताकि हमारा वर्कफ्लो है वो क्रैश ना हो, हमारा वर्कफ्लो पे लोड ना आए, हमारे वर्कफ्लो को डिले देंगे ताकि वो अपने वर्क को अच्छे से करे। उसको कोई जल्दबाज़ी नहीं होगा वर्क को करने में, मतलब ये नहीं कि फ़ास्ट करे ताकि जल्दी से रिस्पॉन्स जनरेट करे। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि ये हमारे जो वर्कफ्लो है वो सही से वर्क नहीं कर पाएँगे, और ऐसे कंडीशन में हो सकते हैं कुछ यूज़र छूट जाएँ, जिससे कि हमारे कंपनी को इफ़ेक्ट पड़े। तो उस कंडीशन में हम लोग वेट का यूज़ करेंगे ताकि इस वर्कफ्लो में हम डिले दे सकें। जनरली जो वेट यूनिट होता है वो सेकंड में होता है, मिनट में होता है, आवर में होता है, डे में होता है। जैसे हम चाहते हैं अभी सेकंड में दें, सेकंड में कितना? तो सेकंड में हम 10 भी दे सकते हैं। मतलब ये जो वर्कफ्लो होगा, तो जैसे ये वेट नोड के पास पहुँचेगा, ये 10 सेकंड का डिले लेगा। 10 सेकंड के डिले लेने के बाद ये आगे वाले जो प्रोसेस है उनको एग्ज़ीक्यूट करेगा, उनको रन करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग वेट नोड का यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो वर्कफ्लो है वो अच्छे तरह से अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे, और इस प्रोसेस के दौरान कोई वर्कफ्लो में ऐसा सिचुएशन ना आए जिसके कारण वो क्रैश हो जाए। तो उस कंडीशन में हम लोग वेट नोड का यूज करते हैं ताकि हम अपने वर्कफ्लो में 5 सेकंड का डिले दें, 10 सेकंड का डिले दें या कुछ मिनट का डिले दें, उसके बाद इस वर्कफ्लो को अगेन रिज्यूम करें। तो वो 10 सेकंड तक आपके वर्कफ्लो जो है, जो आपका वर्कफ्लो है उसमें कोई प्रोसेस नहीं होगा। 10 सेकंड के बाद ही वो प्रोसेस आगे का एग्जीक्यूट होगा। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग वेट नोड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो नोड का आज का सेशन है, जिसमें हम लोग नोड का एक्सप्लेनेशन देखते थे, नोड का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। तो आपको हम नोड का एक्सप्लेनेशन देने में सक्षम रहे, हमें ये लगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने बहुत सारा नोड देखा, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नोड भी थे, एआई एजेंट भी थे, कंडीशनल स्टेटमेंट के नोड भी थे, कोड वाले नोड भी थे, वेबहुक भी थे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट हो गए, कोई डिले का जैसे वेट नोड है, इनका इस्तेमाल हमने करके देखा, इनका यूज केसेस कहाँ पे है, इनका एक्सप्लेनेशन करके हमने देखा। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। और ये जो नोड हमने बताया, इनका हम लोग आगे वाले प्रैक्टिस सेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए हम उस प्रैक्टिस सेशन को लाने से पहले हमको ये वीडियो दिखाना, ये वीडियो में नोड का एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी था, ताकि आपको नोड के बारे में अच्छे से पता चले, ताकि हम अगले वाले वीडियो में विदाउट एक्सप्लेनिंग, मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके ही वीडियो को कंटिन्यू करें। उस वीडियो में नोड का जब इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन, फुल यूजेस देख चुके हैं। तो आगे वाले वीडियो में हम टाइम को सेव करेंगे और जल्द से जल्द अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट को बनाना सीखेंगे without wasting the time on discussing about this node. So I make this video ताकि हम नोड का एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में आपको दे सकें। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और आने वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसमें कि ईमेल से कनेक्ट करके भी आपको दिखाएँगे, और पिछले वाले वीडियो में ये भी आपको बताए थे कि वेबसाइट से कैसे हम अपने इस वर्कफ्लो को इंटीग्रेट करेंगे। तो उसका इंटीग्रेशन करने का जो वर्कफ्लो है वो भी आगे वाले वीडियो में आएँगे। और ये इस वीडियो में आपको ये बता दिए हैं कि जो वेबहुक नोड है उसका इस्तेमाल करके ही हम अपने वर्कफ्लो में इस्तेमाल करके अपने वेबसाइट से इंटीग्रेट करेंगे। तो वो आप लोग थोड़ा बहुत वेबहुक के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी तो हम आगे वाले में
आगे वाले वीडियो में प्रैक्टिस सेशन तो लाने ही वाले हैं, उस वर्कफ्लो को बना के देखेंगे जिससे कि हम अपने वेबसाइट को इंटीग्रेट कर सकेंगे उस प्रोजेक्ट से जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था, जिसमें कि हम लोग वेबहुक नोड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए वीडियो को लंबा न घिसते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।